पहले वीडियो में हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और बैलेंसिंग क्या होती है। ये है उस चैप्टर का पार्ट टू। ये चैप्टर वन का पार्ट टू है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट टू। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारी कुछ रिएक्शंस की टाइप होती है, इन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। तो पहले तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस टाइप्स ऑफ क्या होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ सब्सटेंस रिएक्ट एंड व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। सिंपली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बताती हैं हमें कि कैसे कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, किस सब्सटेंस से, और कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शन बहुत इजी है, इसको हम पढ़ेंगे पहले। इसमें इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। मान लीजिए हम किसी भी दो नंबर का सम करते हैं और उनका सम एक सिंगल प्रोडक्ट आता है। उन दोनों का सम एक सिंगल प्रोडक्ट आता है, क्योंकि हम लोग का सम होता है ना वो। अगर हम किसी भी नंबर का सम करेंगे तो वो सिंगल आएगा, सम के बाद सिंगल प्रोडक्ट आएगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हम लोग किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करेंगे, उससे हमें सिंगल प्रोडक्ट गेन होगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जनरल जनरल फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। देखिए सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दोनों को कंबाइन करके बन गया। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके, ए को और बी को कंबाइन करके जो भी प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। और वो है हमारा प्रोडक्ट इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट सिंगल है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल, देखिए बहुत इजी एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर विच गिव्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखिए हमारा CaO है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम। ठीक है। H2O हमारा वाटर का केमिकल नेम। इन दोनों को कंबाइन किया, हमें सिंगल प्रोडक्ट मिला। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारा सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये एग्जांपल इजीली सेटिस्फाइड कर रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूले को, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी को। ये सिंपली सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसमें कि CaO प्लस H2O मिलकर बना रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। व्हेन calcium oxide reacts with water, when chemical calcium oxide reacts with water टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप रीड कर लीजिए। इतना पार्ट आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर आप इतना एग्जाम में किसी भी, कोई भी एग्जाम हो, थ्योरेटिकल एग्जाम कोई भी हो, इतना अगर आप लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इतना कंटेंट लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया ना? तो अगर नहीं आया हो दोबारा देख सकते हैं इसको, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं इसको। और आप नोट्स जरूर बनाइए, इन सब चीज़ों के नोट्स जरूर बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जब सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है मल्टीपल कम सब्सटेंसेस में। जब सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है मल्टीपल सिमिलर सब्सटेंसेस में। डेफिनेशन इसकी होगी व्हेन अ सिंगल कंपाउंड break da- breaks down into two or more simpler substances is called decomposition reaction। बहुत इजी है। ये है हमारा decomposition reaction। When a single compounds break down into two or more similar substances is known as decomposition reaction। बहुत आसान है। decomposition is a simple, देख सकते हैं हम लोग,
डेफिनेशन में कि जब भी कोई सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी बोल सकते हैं। देखिए, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग का ए बी दिया था, ए प्लस बी दिया था, उसको ए हम लोग को मिला जनरल फॉर्मूले में, इसमें हमें ए बी दिया रहेगा, हमें ए प्लस बी मिलेगा। सिंपल है, इसका अपोजिट है। ये भी आप एग्जाम में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला जो होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। जब ए बी डिकम्पोज होगा तो बनेगा ए प्लस बी। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ए बी गिव्स ए प्लस बी। ठीक है, और इसके टाइप्स देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेजरली थ्री टाइप्स होते हैं। ये थ्री टाइप्स दे रखे हैं। ये पहला टाइप है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा है फोटोलाइटिक। ठीक है, जो पहला है वो हीट से बनता है, बाय हीट, ये रिएक्शन हीट से होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। ये आप शायद क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तब आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। और फोटोलाइटिक जो लाइट से होता है, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, आपको जितना जानना है वो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की रिएक्शन, वो डेफिनेशन, सिंपल सा एक जनरल फॉर्मूला। और ये तीन टाइप, मतलब तीन टाइप्स के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। जो थर्मल होती है वो बाई हीट होती है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक होती है वो बाई इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो फोटोलाइटिक होती है वो लाइट से होती है। ठीक है, ये तीन पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जाम्पल। इस इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल। सो इसके एग्जाम्पल में दे रखा है CaCO3 गिव्स CaO+CO2। इसका मतलब होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट हीट देते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है सॉलिड के फॉर्म में, और CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग। ये हमारा CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप नोट कर लीजिए, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम लोग हीट करेंगे, ये ध्यान रखें, CaCO3 जो होता है ये सॉलिड में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मतलब देते हैं, तो ये हमें बाय प्रोडक्ट देता है CaO+CO2। मतलब कि CO मतलब हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 मतलब हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो एप्लीकेशन, डेली लाइफ मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन है इस इक्वेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। हम लोग जब भी लाइम स्टोन से लाइम और सीमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यही वाली टेक्निक यूज करते हैं। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन में मैं आपका इसका बता रहा हूँ। तो ये तो इक्वेशंस रिएक्शंस आपको आने चाहिए, बहुत आसान रिएक्शंस है दोनों। एक बार और देख सकते हैं आप लोग दोनों। ये पहली कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग किन्हीं दो को ऐड कर देते हैं, और ये है डिकम्पोजिशन, जो हम लोग जिसमें हम लोग एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बना देते हैं सिमिलर क्वालिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या होता है? लाइम स्टोन डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। लाइम स्टोन जब डिकम्पोज होता है हीट करने पे, तो यही इसका हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन ही बोल सकते हैं इसको हम लोग। इतना पार्ट आपको क्लियर है तो आगे बढ़े, अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इजी रिएक्शन है, एक बार में समझ में आ जाएगी। ये आपको रीडेबल, आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगी। तब भी मैं आपको को बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होती है, जिसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई भी दो कंपाउंड है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव है, मान लीजिए दो कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें ए ज्यादा रिएक्टिव है और बी कम रिएक्टिव है। ए कंपाउंड दे रखा है ए, एक दे रखा है बी सी। ठीक है, जिसमें ए ज्यादा रिएक्टिव है और बी कम रिएक्टिव है, तो सी जो हो जाएगा वो ए के साथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव है, अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस कर देगा
बी को, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव है और मतलब बी लेस रिएक्टिव है, ए ज्यादा रिएक्टिव है, तो सी उसको डिस्प्लेस करके ए में चला जाएगा कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ने देख ली। डेफिनेशन दे रखी है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी सी जो होता है वो हमें प्रोडक्ट देगा ए सी प्लस बी, मतलब जो ए होगा वो सी को अपने पास ले लेगा, ये सी को अपने पास ले लेगा और बी अकेला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला होगा ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी, सिंपल सा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी, बहुत कॉमन, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा जिंक, ये है हमारा जिंक। जिंक जब रिएक्ट कराएंगे हम लोग कॉपर सल्फेट से, है ना, जिंक जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अकेला हो जाएगा, है ना। ये देखिए कितना आसान है। ए, लेट ए बी जिंक, हम लोग ए मान लेते हैं किसको, जिंक को। जिंक को मान लिया मैंने ए, और बी मैंने मान लिया कॉपर को। ठीक है, कॉपर को मैंने मान लिया बी। एक मिनट का इधर छोटा कर लो, फिर बताता हूँ मैं आपको आसानी से। ठीक है, एक मिनट प्लीज वेट। हाँ, चलो। ए जैसा कि मैंने बताया जिंक है, और बी इसमें कॉपर है। आपको समझ में आ रहा है ना, ए जिंक है, बी कॉपर है। जब हम लोगों ने ए प्लस बी सी किया, मतलब कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट किया, तो हमारा जिंक सल्फेट बन गया, Zn SO4 बोलते हैं इसको, प्लस कॉपर अकेला हो गया। ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर अकेला हो गया, बहुत आसान है। एक बार इसको आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर हमारा अकेला हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर लिया क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से, है ना, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये तीन रिएक्शन आपको मैंने बता दिए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से बताई हैं। और ये तीनों आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि इसमें ए प्लस बी सी था, इसमें ए बी प्लस सी डी है। ठीक है, इतना याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करेंगे हम, इसकी जो डेफिनेशन होगी, एक्सचेंज होते हैं इसकी डेफिनेशन में, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंजमेंट होगा। इसकी डेफिनेशन में दो, इस रिएक्शन में दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंजमेंट होगा, बस सिंपल सा इतना याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड के बीच में उनके साथ जो आयंस है उनमें एक्सचेंजमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसको आपको लॉन्ग आंसर में लिखना है तो लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच exchange of ions between two compound take place and its journal formula is AB plus CD gives AD plus CD CB। ठीक है, देखो ये है हमारा AB, ये CD, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो C में हमारा D है वो A के पास चला गया है, A के पास चला गया है, और जो B है वो हमारा C के पास चला गया है, बस इतना हुआ है। आसान सा काम है, इसमें कोई कोई प्रश्न नहीं लेना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सो इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl। बहुत आसान एग्जांपल है, इसमें केवल आप मेन दो, इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, एंड डी ये है। क्या हुआ है इसमें, ए के साथ डी आ गया है ना, ए के साथ डी आ गया है और बी के साथ सी आ गया है। ए के साथ डी आ गया है और बी के साथ, ए के साथ डी आ गया है और सी के साथ बी आ गया है, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो इसमें Na2SO4 को हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को बोलते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया जाता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमारा बनता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl को हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं, हिंदी में नमक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ टू आयंस हुआ, एक्सचेंज बिटवीन टू आयंस हुआ। ठीक है, टू कंपाउंड के बीच दो आयंस का एक्सचेंज हुआ, जिसमें हमारा Na2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट,
प्लस BaCl2 जिसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारा बना BaSO4 जिसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl जिसको हम बोलते हैं नमक, सॉल्ट, है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब स्पेशल केस इसका होता है, इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो जो भी सॉलिड में मतलब सोल्यूबल नहीं होती है। जैसे हम जानते हैं नमक, नमक को हम लोग, ये हमारा कंटेनर है, सॉरी अच्छा बनाओ थोड़ा ड्राइंग, ये है हमारा कंटेनर। आइए एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा, ड्राइंग पे मत जाइएगा, कंटेंट देखो। ये हमारा है कंटेनर, ठीक है। इसमें हम लोग भरेंगे पानी, इसमें हम लोगों ने भर दिया पानी, ये हमारा पानी से पूरा कंटेनर। ये हमारा पूरा पानी से भरा हुआ कंटेनर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डाल दिया क्या, नमक। इसमें हम लोगों ने डाला नमक, नमक का कलर होता है व्हाइट है, पर यहाँ मैं आपको रेड से दिखा रहा हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ पर मैं आपको ग्रीन से दिखा रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डाल दिया नमक, ये हमारा नमक है, ठीक है। ड्राइंग बन जाइएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं पहले इरेज कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ हम लोग डालेंगे नमक, नमक को यहाँ मैं ग्रीन से दिखाऊंगा। ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया नमक, ग्रीन कलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक डाल दिया मैंने इसमें स्पून, येलो कलर का, ठीक है। और हम इसको अच्छे से मिला दिए, ठीक है। मिलाने के बाद जो ये नमक पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा इसमें, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें भी कोई चीज इनसॉल्युबल रह जाए, जिसमें इसे इसमें इस रिएक्शन में ये नमक जो है ये इनसॉल्युबल रह गया है। इसमें जो नमक है वो इनसॉल्युबल हो गया है, रेड पेन ले आओ। इसमें जो नमक है वो इनसॉल्युबल हो गया है ना। जो नमक है वो इनसॉल्युबल है, ये देखिए नमक है हमारा, ये हमारा इनसॉल्युबल हो गया है। तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें इनसॉल्युबल है, जैसे हम लोग कभी भी तेल को पानी में मिक्स नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग पूरी तरीके से नमक को वाटर में मिक्स नहीं कर सकते हैं। ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। और इसमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ barium sulfate is formed in the precipitation reaction of double displacement reaction in which the Na2SO4 and BaCl2 are react, then formation of BaSO4 plus 2NaCl is occurred। ओके, इतना आपको क्लियर है। अब ये हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया है ना। इसको आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। सो ये रिएक्शन क्या होती है, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एनर्जी जो होती है, जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। मतलब हीट एनर्जी रिलीज का मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो एक गैस है, ये बर्नर है, ये है बर्नर, है ना। बर्नर पे आग जल रही है, कैंडल मान लो इसको, कैंडल या बर्नर कुछ भी मान लो, है ना। बर्नर पे हमने कुछ रख दिया है, इस पे हम रखेंगे बर्तन, नहीं ये रख दिया बर्तन, रख दिया बर्तन, है ना। बर्नर पे मैंने बर्तन रखा और बर्तन में भर दिया पानी, ठीक है।
बर्तन में भर दिया वाटर, ठीक है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तब जो धुआं होगा, मतलब जो एग्जॉस्ट वाला पार्ट होगा, कहाँ जाएगा? वो बाहर ही जाएगा, बाहर जाएगा ना, अंदर तो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा अपने। जो हमारा धुआं होगा वो जाएगा बाहर, ठीक है। जो हमारा धुआं होगा वो जाएगा बाहर। ये हमारा धुआं जा रहा बाहर, ये धुआं जा रहा बाहर। ड्राइंग में मत जाइएगा, कंटेंट देखिए आप। ये धुआं हमारा चला गया बाहर, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि कोई भी चीज रिलीज हो जाए, मतलब रिलीव हो जाए, मतलब निकल जाए उससे, वो बोलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जो हीट होती है जिसमें रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एक एनर्जी होती है, उस वो जब रिलीव होती है किसी भी चीज से, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है मीथेन। ये CH4 जो होता है ये मीथेन होता है। पहले हम लोगों ने देखा कि जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको बोलते हैं रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। जब हीट एनर्जी किसी भी चीज से रिलीज होती है, वाटर हो कुछ भी हो, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके के एंडोथर्मिक होती है। पहले मैं एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा दूंगा, है ना। तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, वो मीथेन जब रिएक्ट करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, ये मीथेन हमने रिएक्ट किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे, ठीक है। प्लस हीट एनर्जी निकल जाएगी, प्लस हीट एनर्जी निकल जाएगी, मतलब हीट हमारी जो है वो रिलीज हो गई। इस इक्वेशन में हमारी हीट रिलीज हो गई, इसलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो समझ लीजिए, नहीं आए तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में ये लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स की गारंटी मैं दूंगा आपको, ठीक है। जब जब भी मीथेन रिएक्ट होगी इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, ठीक है, तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई है मीथेन, ध्यान रखिएगा, ये हमारा देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब सॉरी, सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस हीट एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम ले सकते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एग्जांपल अच्छा दे रहा हूँ। आप जानते हैं आपके घर पे बाइक होगी, ठीक है। जब आप बाइक लेके निकलते हैं बाहर, कोई कोई बाइक आपने देखा होगा जो सर्विस बहुत दिन से नहीं होती, वो पीछे से इंजन से, साइलेंसर से धुआं फेंकती है ना। वो धुआं क्यों फेंकती है? क्योंकि उसमें हो रही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कुछ हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, ठीक है। बाइक भी गर्म हो जाती है ना, इंजन, किसी भी बाइक का इंजन नॉर्मली गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? बुलेट का स्पेशली ज्यादा गर्म होता है, इसलिए क्योंकि उसमें हाई पावर का इंजन लगा है, और उसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हमेशा फ्यूल जब बर्न होता है तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एग्जांपल रियल लाइफ है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारी बारी है पढ़ने की एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं हो पाती, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अभी हम लोगों ने एक्सोथर्मिक पढ़ा था जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती थी, रिलीव हो जाती थी, उसको बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें चाहिए होती है हीट एनर्जी। तो यहाँ हमने हीट एनर्जी दी इसको, तब ये दो पार्ट में टूटी। कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है, ब्रेक डाउन ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जब CaCO3 को हम लोग ब्रेक डाउन किया हीट एनर्जी देके, तो उसने दो पार्ट दिए, एक पार्ट है CaO, एक है CO2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया। ये हमारी पूरी इक्वेशन थी 6 टाइप की, ठीक है। ये 6 टाइप एक बार आप और देख लीजिएगा, यहाँ से चैप्टर में लोगों ने शुरू किया था पार्ट 2। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, जिसमें दो चीज कंबाइन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल टूट के दो एलिमेंट फाउंड करता है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, जिसमें शिफ्टिंग हो जाती है, जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है ना। लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड होता है। एक्सोथर्मिक पढ़ लिया जिसमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक पढ़ लिया जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ये हमारा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। A reaction in which both oxidation and reduction occurs is known as redox reaction। तो ये डेफिनेशन एकदम फिट है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस भी इक्वेशन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इतना पार्ट बता दूंगा, फिर आप अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन समझ जाएंगे, जो आप क्लास 11th में चैप्टर 1 में इनऑर्गेनिक में चैप्टर 1 में पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है देखो। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, नाम ही में लिखा है, नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक टेक्निक याद करने की, देखो ऑक्सी मतलब क्या होगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। टेक्स्ट, जहां पर वर्ड आ जाए ऑक्सी, है ना, तो उसका मतलब होगा ऑक्सीजन, है ना, हो गया। ये ऑक्सीजन मान लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये ऑक्सीडेशन हो गया, जहां पर ऑक्सीजन होगा, जहां ऑक्सी होगा उसको बोल दो ऑक्सीजन, ठीक है। और जहां पर है रिडक्शन में डक्शन, डक डक वर्ड आता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में एडिशन का थोड़ा साउंड आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एडिशन। ये आप लोग याद कर लीजिए बस, ये है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज added। A reaction in which oxygen added is known as oxidation reaction, ठीक है। और एक इसको अगर ऑक्सीडेशन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। व्हेन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और मतलब और आप या तो ये या तो वो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी इक्वेशन में होता है तो हमारा हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही आसान एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, मैं यहाँ मैग्नीशियम था, दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के थे, हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, है ना, हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया 2 MgO। तो ये इक्वेशन में आप साफ साफ दूर से देख कर बता देंगे, अगर आप बिल्कुल भी आइडिया होगा आपका जो मैंने बताया अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आप इसको बता सकते हैं क्या है। चलिए आप लोग बताइए क्या है ये, क्या है बताइए। ये है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो आंख मीच की वो इक्वेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ अब ये भी जान लीजिए कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया तो गेन ऑक्सीजन, है ना। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमारा ये पार्ट खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीजन में हमने क्या पढ़ा, हमने आपको बताया था ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मैंने बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो देखिए मैं बहुत, रिमूवल ना, इसका नाम क्या है, रिडक्शन। जहां पर आर ई वर्ड आ रहा, जिस भी रिएक्शन में आर ई, मतलब अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आर ई आ रहा, रिडक्शन मतलब आर ई मान लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल, है ना। उसमें एडिशन था, इसमें रिडक्शन है, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस इक्वेशन में हमारा क्या था, एडिशन ऑफ, इसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसमें हमारा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा रिडक्शन क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, है ना। इसका मतलब देखा होता है, इसमें हम लोगों ने
क्या किया, इसमें हमारा जो हुआ है हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसमें ना, तो जहां पर हमारा हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखाई पड़े उसको हम लोग बोल देंगे रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इस इक्वेशन में हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड में जैसे हम लोग ने हाइड्रोजन ऐड किया है तो हमारा प्रोडक्ट मिला है कॉपर, और मिला है लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। कॉपर ऑक्सीडाइज इज कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस भी हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हमारा ये है रिडक्शन रिएक्शन, है ना। लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ, ऐसे हमने बोला रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वाटर बन गया, ऑक्सीजन और H2 मिलके बन गया वाटर, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसमें हमें यहाँ में देखने को मिला है। तो हमारा ये एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है एकदम किसमें, रिडक्शन में। तो हमारा रिडक्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के लिए क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन आर एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर। जब भी ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साथ में होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मैं बता चुका हूँ आप लोग को, जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ में होता है तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रिमूवल भी आ रहा, एडिशन भी, ऑक्सीजन भी आ रहा, ठीक है। जिस भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, Zn प्लस सी यू ओ गिव्स ZnO प्लस सी यू। देखिए इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस इक्वेशन में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जिंक हमारा ऑक्सीजन गेन कर रहा है और कॉपर हमारा ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। तो ये जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो इस इक्वेशन को देखकर आप रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पहचान सकते हैं। कुछ नहीं होता रेडॉक्स रिएक्शन में, जहां पर भी आपको दिखे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसी भी इक्वेशन में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो Zn प्लस सी यू गिव्स ZnO प्लस सी यू। जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों को मिलाकर बन गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है देखते हैं। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीड जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है, कॉपर वो लोग रिमूव कर रहा है, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल इसका। तो CuO दे रखा है यहाँ पर, हेल्प्स Zn टू ऑक्सीडाइज। तो ये हमारा Cu क्या हो गया, Cu क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। द एजेंट इन विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आपको इतना समझ में आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जहाँ पर जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, वही एजेंट को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिससे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब सब्सटेंस डेट कॉल्ड रिडक्शन। सब्सटेंस जो रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जेंट जिंक था वो रिड्यूस कर रहा था CuO को, तो हमारा ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सिंपल सा है, ये हमारा हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं इसका, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कोरोजन, कोरोजन जानते हैं जैसा कि आप, है ना। जब कोई भी मेटल डैमेज होता है मॉइस्चर एयर में उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। इसका डेफिनेशन होगा स्लो डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। मतलब वाटर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं, एयर हो गई हमारी ऑक्सीजन, एयर में हमारी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होती है और मॉइस्चर में हमारा कहीं ना कहीं वाटर होता है। जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं, जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं तो हमारा बन जाता है क्या, कोरोजन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। जब हमारा देख सकते हैं आप कि आयरन है, आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। आयरन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मतलब मॉइस्चर में, अगर लोहा होता है, मान लो आपका आपके घर के बाहर कोई लोहे की चीज खड़ी है, जैसे कि आप
आपने देखा होगा, बाइक, कोई भी बाइक खराब हो जाती है ना। पुलिस स्टेशन के बाहर देखा होगा बहुत सारी बाइक या कार खराब पड़ी होती है ना, बाहर, मतलब बाहर होते हैं ना, वहां पर उनका एक्सीडेंट हो चुका होता है, तो चलता चलाता नहीं है कोई, वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, ऐसे पड़ी रहती है ना। तो जो आयरन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉइस्चर को गेन करता है, मतलब आयरन, जो आयरन है वो मेटल है, और उस मेटल में ऑक्सीजन में रखा हुआ है वो, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी होती है, सारी गैस होती है ना, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में रखा है, मॉइस्चर है ही उसमें, मॉइस्चर है ही ऑक्सीजन में, तो उन सबका रिएक्शन जो होता है तो हमारा बनता है आयरन ऑक्साइड, है ना। तो ये हमारा हो गया रस्टिंग का इक्वेशन, आसान सा इक्वेशन है रस्टिंग का, इसको आप देख लीजिएगा, आसान सा कोरोजन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एग्जांपल है हमारा फूड में, जब फूड हमारा कोई भी स्मेल मार देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी इज अ बेस्ट एग्जांपल in which oxygen oxygen oxidation of fat and oils causing bad smell and taste, है ना। ऑक्सीडेशन होता है फैट का और ऑयल का, वो हम लोग को खराब कर देता है खाना, कोई भी पैकेट मान लो खोल कर रख दो कुछ दिनों के लिए, नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर, कुछ दिन के लिए खोल के रख दो उसको, तो वो खाना खराब हो जाता है। मान लो हमारा ही खाना कोई घर का होता है, वो फ्रिज में ना रखो, शाम को उसको, उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों गड़बड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें रेंसिडिटी हो चुकी होती है। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल की वजह से हमारा रेंसिडिटी होता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या होता है? रेंसिडिटी का प्रिवेंशन क्या होता है, बता रहा हूँ। रेंसिडिटी प्रिवेंशन क्या होता है? यूज एयर टाइट कंटेनर, हमें उसको एयर की प्रेजेंस में नहीं रखना है, सबसे बड़ा पॉइंट ये। यूज रेफ्रिजरेटर, एड एंटी ऑक्सीडेंट, जो हम लोग के पैकेट्स होते हैं चिप्स के, टेढ़े मेढ़े के कुरकुरे के, उनमें हमारा एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐड होता है, इसलिए वो खराब नहीं होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करना है कि एयर टाइट कंटेनर यूज करना है, हम लोग को रेंसिडिटी से बचाने में, किसी भी फूड आइटम को, या फिर क्या बोलते हैं, बैड स्मेल और बैड टेस्ट से बचाने के लिए हम लोग को कंटेनर्स यूज करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में उसको रखना पड़ेगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कोरोजन और रेंसिडिटी, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल और एप्लीकेशन है रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, वो हमारा क्विक रिवीजन, टॉपिक नहीं मतलब क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़े, है ना, वो आपको मैं रिवाइज करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट आपको रिवाइज कराने वाला हूँ मैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन, क्या होता है हमारा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमारा? both oxidation and reduction occurs together in the equation is known as redox reaction। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। विच कॉज ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड कॉज रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसके, जो इसमें रिडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो प्लेलिस्ट का हमारा थर्ड लेक्चर आने वाला है, 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब कुछ बता दूंगा। जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, उन सबके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, सीबीएसई के पीवाईक्यूज कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन करा दूंगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लीव कर सकते हैं, कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे पढ़ पाएँ, है ना। और नोट्स आप बना सकते हैं, पूरा अच्छा नोट, सिंप्लीफाइड नोट्स है, मेन मेन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सब कुछ लिखा है, मतलब जो एग्जाम में आपके आ सकता है सब कुछ लिखा है। सो थैंक यू।